सब्जेक्ट आरसीसी। आज हमारा टॉपिक है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो आरसीसी में शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ की नीड क्या है? अभी तक जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे वो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते थे इस तरीके से, जिसमें हमारा इस टेंशन को रोकने के लिए नीचे टेंशन रेनफोर्समेंट डला होता था। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये बीम इस तरीके से टेंस करती है तो इसमें कुछ क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं इसके किनारों पर। इन क्रैक्स को रेसिस्ट करने के लिए हमें शियर रेनफोर्समेंट डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? शियर रेनफोर्समेंट। अब हमें ये शियर रेनफोर्समेंट डालने के लिए जानना पड़ेगा कि शियर होता क्या है। तो शियर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि कोई बीम है आपकी और उस पर शियर फोर्स कार्य कर रहा है, तो यदि इस बीम पर कोई शियर फोर्स कार्य करता है तो ये क्या करता है, इस बीम को कुछ इस तरीके से काट देता है। यदि आपकी बीम पर कोई शियर फोर्स वर्क कर रहा है तो वो इस बीम को इस तरीके से काट देगा। तो ये इस बीम का कटन किसके कारण हुआ था? शियर फोर्स के कारण। शियर फोर्स क्या होता है हमारा? शियर फोर्स क्या होता है? इट इज द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ओवर अ स्पैन ऑफ बीम। इसका मतलब धरन की विस्तृति पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बलों के जोड़ को शियर फोर्स कहते हैं। यदि आपकी बीम पर कई सारे ऊर्ध्वाधर बल कार्य कर रहे हैं तो इन सब बलों का योग, इन सब का योग जो है वो क्या होगा? शियर फोर्स। सभी ऊर्ध्वाधर बलों के बीजगणितीय योग को शियर फोर्स कहते हैं। हमारा शियर कितने तरीके के होते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में? टाइप्स ऑफ शियर। हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में शियर कितने टाइप के होते हैं? तो हम शियर को पढ़ेंगे तो आरसीसी स्ट्रक्चर में कितने टाइप से शियर हो सकता है उसको देखते हैं। पहला होता है हमारा पंचिंग शियर। सेकेंड हमारा होता है टॉर्शन शियर। थर्ड हमारा होता है फ्लेक्सुरल शियर। अब देखते हैं हम अपना पंचिंग शियर। पंचिंग शियर क्या होता है? इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, पंच। आपने पंचिंग मशीन देखी है। पंचिंग मशीन क्या करती है? हम पेपर को रखते हैं, वो पेपर को कट कर देती है। तो जहां भी पंचिंग मशीन को रखा जाता है वो पेपर को शेप में क्या करती है? कट, शियर कर देती है। तो पंचिंग शियर भी कुछ इसी तरीके का शियर होता है और नॉर्मली फाउंडेशन में होता है, नींव में। ये जो पॉइंट लोड जो लगता है उसके कारण होता है। किसके कारण होता है? पॉइंट लोड के कारण। अगर आपकी कोई फाउंडेशन है उस पर इस तरीके से आपकी पूरी फाउंडेशन है, कॉलम रखा हुआ है, यदि इस कॉलम पर पॉइंट लोड वर्क करे, कोई पॉइंट लोड वर्क करे, तो ये पॉइंट लोड क्या करेगा? इसको यहां से कंक्रीट के इस बेस को पंच कर देगा। क्या कर देगा? पंच कर देगा या पंच करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके के शियर को बोलते हैं हम पंचिंग शियर, जो नॉर्मली फाउंडेशन में होता है। किसके कारण होता है? पॉइंट लोड के कारण। ये पॉइंट लोड के कारण आता है। टॉर्शन शियर क्या होता है? जिन मेंबर्स में आरसीसी स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग आ रही होती है उनमें टॉर्शन शियर लगता है। कब लगता है? जब ट्विस्टिंग आ रही होती है। नॉर्मली आरसीसी स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग नहीं आती है तो नॉर्मली इस तरीके का शियर कम होता है। फ्लेक्सुरल शियर देखते हैं। फ्लेक्सुरल शियर क्या होता है? ये आता है ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट।
बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो शियर उत्पन्न होता है वो फ्लेक्सुरल शियर कहलाता है। आपकी जो बेंडिंग मूवमेंट होता है जो बीम के अंदर, तो कुछ क्रैक्स उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो बीम के अंदर क्रैक्स उत्पन्न होते हैं फ्लेक्सुरल शियर के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जो फ्लेक्सुरल शियर है वो आपका बीम और स्लैब में उत्पन्न होता है। और शियर रेनफोर्समेंट जो दिया जाता है वो फ्लेक्सुरल शियर के लिए दिया जाता है, क्योंकि बीम और स्लैब की हम बात कर रहे हैं। तो जो शियर रेनफोर्समेंट है वो किसको रेसिस्ट करने के लिए दिया जाता है? फ्लेक्सुरल शियर को। फ्लेक्सुरल शियर को रेसिस्ट करने के लिए दिया जाता है। हम बीम और स्लैब की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सुरल शियर को रेसिस्ट करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट देंगे। अब इसमें ये जो क्रैक्स आए थे, इन क्रैक्स को देखते हैं क्या कहते हैं। ये जो बीम में जो क्रैक्स होते हैं इनको जानते हैं। आपको रेनफोर्समेंट देने के लिए आपको ये तो पता चल गया क्रैक्स आ रहे हैं, पर वो क्रैक्स है किस तरीके के, कहाँ है, किस वजह से है, ये भी हमें पता होना जरूरी है कि वो किसके कारण आ रहे हैं। तो क्रैक्स को देखते हैं। क्रैक्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है शियर क्रैक, सेकंड होता है फ्लेक्सुरल क्रैक। शियर क्रैक कैसा होता है? अगर आपकी कोई धरन है बीम, इसमें यदि यहाँ क्रैक्स आ रहे हैं, इन क्रैक्स को बोलते हैं शियर क्रैक। क्या बोलते हैं? शियर क्रैक। ये किसके कारण आते हैं? शियर फोर्स के कारण। आपको देखने को मिल रहा होगा ये क्रैक्स हमारे बीम के सपोर्ट पर उत्पन्न हुए हैं। क्यों सपोर्ट पर उत्पन्न हुए हैं? आपने एसएफटी बीएमटी में देखा था क्या होता था? अगर हमारी कोई बीम है जिस पर लोड लगा हुआ है, इसका एसएफटी बीएमटी कैसा होता था? कुछ इस तरीके का इसका एसएफडी बीएमडी होता था। एसएफडी ऐसा और बीएमडी कैसा होता था? इस तरीके से। तो इसमें क्या है, हमने देखा था हमारे एसएफडी बीएमडी में शियर फोर्स की बात करें तो ये कहाँ अधिकतम होता था? सपोर्ट पर। ये क्या है? इसका सपोर्ट, जहां पर हमारा शियर फोर्स क्या था? मैक्सिमम था। अब बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम होता था मिडिल पर। ये बेंडिंग मोमेंट मिडिल पर मैक्सिमम होता था और सपोर्ट पर जीरो होता था। कैसा होता था? जीरो। तो हम शियर फोर्स की बात करें, ये सपोर्ट पर अधिकतम है। इस शियर फोर्स के कारण ही ये क्या है? सपोर्ट पर हमारे क्रैक्स उत्पन्न हो गए, क्योंकि सपोर्ट पर ही शियर फोर्स अधिकतम था इसलिए। तो शियर क्रैक्स किसके कारण उत्पन्न होते हैं? शियर फोर्स के कारण, इस अधिकतम शियर फोर्स के कारण, जो हमने एसएफडी बीएमडी में ऑलरेडी निकाल चुके थे अपने बीम के लिए। इनका जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से 135 डिग्री तक बनते हैं। कितने बनते हैं? 45 डिग्री से 135 डिग्री तक। इन क्रैक्स को हम डायगोनल क्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये विकर्ण की दिशा में जा रहे होते हैं तिरछे, इसलिए इनको हम डायगोनल क्रैक्स भी कह देते हैं या शियर क्रैक्स भी कह देते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल क्रैक्स की। फ्लेक्सुरल क्रैक्स जो होते हैं वो बेंडिंग मूवमेंट के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? बेंडिंग मूवमेंट के। बेंडिंग मूवमेंट आपका अधिकतम कहाँ पर था? मिडिल पर। तो इस तरीके के क्रैक्स कहाँ उत्पन्न होते हैं?
तरीके के क्रैक धरन की केंद्र में उत्पन्न होते हैं 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करते हैं इस तरीके से 90 डिग्री पर, जिनको बोलते हैं फ्लेक्सुरल क्रैक्स। हम क्या करते हैं, अपना टेंसाइल रेनफोर्समेंट डालते हैं तो ये बेंडिंग मोमेंट को तो रेसिस्ट कर लेता है, तो फ्लेक्सुरल क्रैक्स बहुत ही कम आएंगे। बट जो शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए हमारे पास टेंसाइल रेनफोर्समेंट नहीं है, इसलिए हमारे शियर क्रैक्स उत्पन्न होते हैं। इन शियर क्रैक्स के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट देते हैं। जो कर्तन प्रबलन डाला जा रहा है वो इन कर्तन दरारों को रोकने के लिए डाला जा रहा है। तो अब कर्तन स्ट्रेस को जानते हैं जो इसको रोकेंगे। कर्तन शियर रेनफोर्समेंट में के लिए क्या होगा, शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो शियर स्ट्रेस कैसे कैसे होते हैं उनको देखते हैं। आपके बीम में जो स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, शियर स्ट्रेस, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं हम टाउ वी से। नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द स्ट्रेस produced on cross section of a beam. नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या है? इट इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम बाय एक्सटर्नल शियर फोर्स। मतलब कि इस तरीके का जो स्ट्रेस है, प्रतिबल, वो किस पर उत्पन्न होता है? बीम के क्रॉस सेक्शन पर। अगर बीम है तो इसका जो फेस है, इस फेस पर उत्पन्न होता है क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन पर उत्पन्न होने वाला एक्सटर्नल, मतलब कि बाहर जो शियर फोर्स है, उसको हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू F अपॉन A, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा? शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर फोर्स अपॉन में फोर्स क्या है हमारा यहाँ पर? शियर फोर्स अपॉन एरिया क्या है? किस पर वर्क कर रहा है वो? क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मतलब कि इस एरिया पर। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? B इंटू डी। तो ये किस पे काम कर रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया। शियर फोर्स आपका, शियर स्ट्रेस किसे डिनोट कर रहे हैं हम? टाउ वी से। शियर फोर्स होता है आपका V, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आ गया? B इंटू डी। तो नॉमिनल जो शियर स्ट्रेस होता है, इसका फॉर्मूला होता है टाउ वी इक्वल टू V अपॉन में B इंटू डी। तो आपको जो पहला शियर स्ट्रेस याद रखना है अपने डिजाइन के लिए, वो टाउ वी को लर्न रखना है कि टाउ वी क्या होता है। ये कहाँ से आता है? ये एक्सटर्नल है, जो कि V अपॉन B इंटू डी से आता है। अब देखते हैं दूसरा शियर स्ट्रेस, डिजाइन शियर स्ट्रेस। डिजाइन शियर स्ट्रेस क्या होता है? इसको टाउ सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ सी से। इट इज द शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय अ मटेरियल। मतलब कि इस तरीके का जो प्रतिबल है वो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? मटेरियल के द्वारा। और हमारा मटेरियल इसमें क्या क्या यूज होता है? आरसीसी, कंक्रीट और स्टील। मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंक्रीट यूज करते हैं और स्टील यूज करते हैं। तो जो इस तरीके का स्ट्रेस है वो कंक्रीट और स्टील के कारण उत्पन्न होता है, कंक्रीट और स्टील के कारण। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? टाउ सी की वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंट ऑफ स्टील एट सपोर्ट।
पर डिपेंड करती है। मतलब जो टाउ सी की वैल्यू है वो आप कंक्रीट के ग्रेड से और परसेंटेज ऑफ स्टील से निकालेंगे। टाउ वी तो आपने इस फॉर्मूले से निकाल दिया, जो टाउ सी है उसको निकालने के लिए आपको कंक्रीट का ग्रेड चाहिए और स्टील का परसेंट, मतलब स्टील की कितना प्रतिशत डला हुआ है, वो भी कहाँ पर, सपोर्ट पर, क्योंकि जो हमारे क्रैक्स थे वो कहाँ उत्पन्न हो रहे थे, सपोर्ट पर उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए जो सपोर्ट पर हम देखेंगे इस बात की मात्रा कितनी डली हुई है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, टाउ सी की वैल्यू। और टाउ सी की वैल्यू जो है वो आपको आईएस कोड की टेबल नंबर 23 में मिलेगा। टेबल 23 में ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ आपको अपना कंक्रीट का ग्रेड पता होना चाहिए। अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट है और उसमें स्टील का प्रतिशत आपको पता है कि हमारे स्ट्रक्चर में इतने प्रतिशत इस्पात सपोर्ट पर डला हुआ है, तो आप उस परसेंट के लिए, इस परसेंट के लिए और इस ग्रेड के लिए कंक्रीट की आप आईएस कोड की टेबल 23 से टाउ सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये सिर्फ आपको पुट करनी है टेबल में से देखकर जो पहले ही आईएस कोड में दी गई है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में वहां पर दी जाएगी या फिर आपको आईएस कोड प्रोवाइड किया जाएगा इस वैल्यू के लिए, टाउ सी की वैल्यू के लिए। अब हम अपना तीसरा स्ट्रेस देखते हैं। तीसरा स्ट्रेस क्या होता है? पहला हमारा नॉमिनल था जो फोर्सेस के कारण लग रहा था, दूसरा हमारा डिजाइन स्ट्रेस है जो मटेरियल के कारण लगता है, स्टील और कंक्रीट के कारण। थर्ड आपका होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अधिकतम कितना आ सकता है वो। इसको डिनोट करते हैं टाउ सी मैक्स से, टाउ सी मैक्स से। तो टाउ सी मैक्स का जो ये जो शियर स्ट्रेस होता है ये डिपेंड करता है ये सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के द्वारा, जो हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट पड़ी है, जितना अधिकतम वह प्रतिबल वहन कर सकती है, कर्तन प्रतिबल, वो हमारा अधिकतम कर्तन प्रतिबल होता है, कंक्रीट की मात्रा। इसलिए ये जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के ग्रेड पर। और इसकी वैल्यू भी आईएस कोड की टेबल 24 में दी गई है। किसमें दी गई है? टेबल 24 में, जहां पर आप कंक्रीट का ग्रेड देख के अपना टाउ सी मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसके लिए वैल्यू, M15 ग्रेड की है तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। इस तरीके से हमें तीनों स्ट्रेसेस के मान निकालेंगे, नॉमिनल, डिजाइन और मैक्सिमम। ये किस पर डिपेंड करते हैं? उस तरीके से जब हमारे पास टाउ बी, टाउ सी मैक्स के मान ज्ञात हो जाएंगे तब हम अपना शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करेंगे। हमें स्ट्रेसेस भी तो पता होना चाहिए कितने हैं, तभी तो हम डिजाइन कर सकते हैं। जब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमने टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स ज्ञात कर लिया। टाउ वी फॉर्मूला से, टाउ सी और टाउ सी मैक्स की वैल्यू आईएस कोड की टेबलों से। अब इसके बाद हम इन तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर हमें इन तीनों को कंपेयर करके देखना होता है जिससे हमारी कुछ कंडीशन बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके का शियर रिइंफोर्समेंट देना है। तो अगर हम कंपेयर करें, ये हमारा किसके कारण था? एक्सटर्नल के कारण। ये हमारा कंक्रीट और स्टील के लिए था, और ये किसके कारण था? कंक्रीट के ग्रेड के कारण। आपको ये पता होना चाहिए तीनों चीजें। तो एक्सटर्नल, हम जब डिजाइन करते हैं किसके लिए डिजाइन करते हैं? एक्सटर्नल के लिए, जो हमारा ऊपर से लग रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे हर चीज को। तो टाउ वी की वैल्यू जो है आपकी, केस फर्स्ट आपका होता है टाउ वी की वैल्यू। सबसे पहले हम इससे देखते हैं अधिकतम से। ये अधिकतम है जो कंक्रीट वहन कर सकती है, इससे ज्यादा कंक्रीट वहन नहीं कर सकती। तो हमारा अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से अधिक आती है, किससे अधिक आती है? टाउ सी मैक्स से। जब हमारे पास ये वैल्यू होंगी तो हम कंपेयर करके देखेंगे। यदि टाउ वी नॉमिनल की वैल्यू टाउ सी मैक्स से अधिक होती है तो हमारा सेक्शन
हमारा सेक्शन अनसेफ है, असुरक्षित है। मतलब कि किसी भी कीमत पे हमें इस तरीके से अगर वैल्यू आती है तो उसके लिए शियर डिजाइन नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि हमारा सेक्शन असुरक्षित है, वो शियर रेनफोर्समेंट नहीं सह सकता। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो हर प्रॉब्लम का होता है, तो हम काट का सेक्शन बदल देंगे, काट का साइज बी इंटू डी को चेंज कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा देंगे। इससे मतलब क्या है, हमारा जो भी कंक्रीट जितनी डली हुई थी हमारे इसमें सेक्शन में, वो प्रभावी नहीं है उस प्रतिबल को सहन करने के लिए जो ऊपर से लगाया जा रहा है एक्सटर्नल। जो टाउ भी ऊपर से जो फोर्स लग रहा है जिसको रेसिस्ट करने के लिए टाउ भी अंदर उत्पन्न हुआ है, वो इस कंक्रीट की मात्रा के लिए काफी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के साइज को बढ़ा देंगे, मतलब कंक्रीट की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो ही हम इसको सेव कर सकते हैं इसके बराबर। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी कंक्रीट की ग्रेड है, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज कर देंगे। अगर M20 की कंक्रीट है तो आप उसको 25 की कर दीजिए, तो उसमें अपने आप ही स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगी और टाउ की मैक्स की वैल्यू कम होकर अपने आप ही ज्यादा होकर टाउ बी के बराबर आ जाएगी। तो केस फर्स्ट हमारा होता है, यदि टाउ बी की मात्रा टाउ सी मैक्स से ज्यादा है तो हमारा काट असुरक्षित है और हम काट का साइज बदल देंगे या ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ा देंगे। दूसरा हमारा केस होता है, आपकी टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से तो कम है, टाउ सी मैक्स तो ज्यादा है टाउ बी से, पर क्या है, जो आपकी टाउ सी डिजाइन जो की है हमने, किसके लिए डिजाइन की है, मटेरियल के लिए, मटेरियल की ज्यादा है हाफ टाउ सी। मतलब कि जो हमने डिजाइन की है उसका आधा भी हमारे नॉमिनल से ज्यादा है, जो एक्सटर्नल ऊपर से लग रहा है और हमने जो डिजाइन की है, जिसके लिए डिजाइन किया है, उसका आधा ही काफी है इसको सहन करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आधे से मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपकी टाउ बी की वैल्यू 50 है और टाउ सी की वैल्यू 150 है, तो ये जो 50 जो है इससे 75 क्या है, इसका 150 का आधा, 75 इससे ज्यादा है, मतलब कि 150 का हाफ ही उसको सहने के लिए काफी है, 50 इसी के अंदर समाहित हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें कर्तन प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती है, इस कंडीशन में हमें कर्तन प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती। अगर ऐसी कंडीशन है कि जहां पर डिजाइन जो स्ट्रेस है वो आपके नॉमिनल स्ट्रेस से बहुत अधिक ज्यादा है, उसके आधे से भी अधिक है, उसका आधा ही काफी है इस 50 को सहने के लिए, तब हमें कोई शियर रिइंफोर्समेंट नहीं देना है, जैसे पहले दे रहे थे वैसे ही देते चलना है। इसका थर्ड केस इसी में होता है, ये तो हो गया आधे से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर टाउ सी मैक्स तो वही ज्यादा है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन टाउ बी की जो वैल्यू है टाउ सी से तो ज्यादा है, टाउ सी की वैल्यू इस टाउ बी से तो ज्यादा है, पर इसके आधे से, हाफ टाउ सी से ज्यादा है, इस तरीके से। इसका मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए इस कंडीशन को, अगर टाउ बी की वैल्यू 50 है और टाउ सी की वैल्यू 80 है, तो क्या होगा, ये टाउ सी 80 तो ज्यादा है इस 50 से, पर 80 का टाउ सी का आधा करो कितना, 40 से तो ये 50 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आधे से इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका आधा हम और एक्स्ट्रा सोच के चलते, तो इस कंडीशन में हमें न्यूनतम कर्तन प्रबलन की आवश्यकता पड़ती है, इस कंडीशन में हमें न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा। प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, अगर टाउ सी की
वैल्यू टाउ वी से तो ज्यादा है, पर टाउ सी की आधी जो वैल्यू है वो इससे कम है टाउ वी से, तब हमें न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा इस कंडीशन में। ये आपका केस 2 है। अब केस 3 को देखते हैं हम। केस 3 हमारा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टाउ सी मैक्स तो हमारा ज्यादा ही चल रहा है टाउ वी से, तभी हम फ्रैक्शन को अपना आगे बढ़ाए हैं। लेकिन जो टाउ सी की वैल्यू है, टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी से ज्यादा है। अब क्या हुआ, जो ऊपर जो लोड आ रहा था एक्सटर्नल, वो जो हमने डिजाइन करने के लिए नीचे से डाला है उससे क्या है, ज्यादा है। ये ज्यादा है हमारे डिजाइन से, तो हमें क्या करना होगा, जितना ज्यादा है उसके लिए हमें उसको डिजाइन करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन आवश्यक है जब टाउ वी की वैल्यू एक्सटर्नल नॉमिनल की वैल्यू डिजाइन से ज्यादा आ रही है। जो हमने मटेरियल डाला है वो कम है, हमारा कमजोर है एक्सटर्नल आने वाले को सहन करने के लिए, तब हमें शियर रेनफोर्समेंट देना है। तो अब इन केस की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से करते हैं इनकी स्टडी। अब हम देखते हैं डिजाइन स्टेप फॉर शियर रेनफोर्समेंट। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें अभिकल्पन करना है कि नहीं करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपना अभिकल्पन करेंगे। जिसके लिए क्या होता है, हमें कुछ डाटा दिया होता है। तो गिवन डाटा क्या होगा हमारा, गिवन डाटा हमें डिजाइन करने के लिए शियर फोर्स की सबसे पहला जो डाटा दिया होगा वो दिया गया होगा मैक्सिमम शियर फोर्स, कि हमारे बीम पर स्ट्रक्चर पर कितना शियर फोर्स वर्क कर रहा है। दूसरा आपको दिया गया होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। थर्ड आपको दिया गया होगा साइज ऑफ बीम, बी इंटू डी। ये डाटा आपको गिवन होंगे। और अमाउंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। मतलब कि आपकी इस्पात की मात्रा आपको दी गई होगी, साइज दिया गया होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स और ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, और आपको बोला जाएगा कि आपको डिजाइन करना है अपनी धरन को शियर रेनफोर्समेंट के लिए। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम पता करेंगे उस पर नॉमिनल स्ट्रेस कितना आ रहा है। सबसे पहले स्टेप में हम निकालेंगे नॉमिनल स्ट्रेस। किससे डिनोट करते हैं, टाउ वी से। टाउ वी बराबर क्या होता है, v अपॉन में b इंटू डी। यहाँ पर v कहाँ है, आपको मैक्सिमम शियर फोर्स v की वैल्यू यहाँ दी गई है और b इंटू डी की वैल्यू यहाँ दी गई है। यहाँ से आप टाउ v की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपके पास टाउ वी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेस। किससे डिनोट करते हैं, टाउ सी से। दूसरी वैल्यू जो आपको ज्ञात करनी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो टाउ सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब टाउ सी की क्या वैल्यू होती है, ये किस पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील एट सपोर्ट। अब कैसे टाउ सी पता करेंगे आप, हमें आईएस कोड की टेबल 23 देखनी है। कौन सी टेबल देखनी है, टेबल नंबर 23, जिसमें आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यहाँ दी गई होगी, आप यहाँ से देखेंगे M20 से M25 है, किसके लिए आपको मान निकालना है। दूसरा क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है AST B इंटू में D इंटू 100।
यहाँ पर डी याद रखिएगा, ये इफेक्टिव डेप्थ है, क्योंकि आपका जो टेंशन डलता है वो कहाँ से डलता है, प्रभावी गहराई से। जो हमारी बीम होती है उसमें हम टेंशन को यहाँ से देखते हैं। तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, बी इंटू डी इंटू 100। ये भी कहाँ पर देखना है आपको, सपोर्ट पर। सपोर्ट से मतलब क्या है, हमें तो पता है कि हमारे क्रैक सपोर्ट पर आ रहे हैं। ये बीम है, इसमें आपने रेनफोर्समेंट डाला, 3 बार डाली, 4 बार डाली, 5 बार डाली। अगर समझ लीजिए आपने 5 बार डाली थी, तो आप यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, आपको क्या दिखाई देंगी, ये 5 ही दिखाई देंगी इस तरीके से। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या करते हैं, नीड के अकॉर्डिंग इन बार को कर्टेल कर देते हैं, कुछ बार को सपोर्ट से हटा देते हैं, क्योंकि ये किसके लिए डाली जाती है, बेंडिंग मूवमेंट के लिए। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ होता है, बीच में। तो बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए बीच में हमें क्या है, ज्यादा मात्रा में अपनी बार चाहिए। यहाँ बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा है इसलिए हमने ज्यादा बारों को डाला, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी बेंडिंग मूवमेंट सपोर्ट पर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ तो जो हमने जो लोहा यूज किया है, स्टील यूज किया है, वो वेस्ट है, वो कोई बेंडिंग मूवमेंट को सहन नहीं कर रही है। और हमारे क्रैक्स कैसे जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो इन क्रैक्स को सहन करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपनी बार्स को आधे के बाद इस तरीके से कर्टेल कर देते हैं, एक को सीधा और एक को ऐसे कर्टेल करते चलते हैं। तब इससे क्या होगा कि आपके जो किनारे पे जो बारों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, जितनी आपने ऊपर मोड़ दी उससे कम हो जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए, आपकी एक सरिया ऐसी गई, दूसरी सरिया आपने इस तरीके से ऊपर मोड़ दी, किसके लिए, शियर को, कर्तन को रेसिस्ट करने के लिए। फिर दूसरी आपने सीधी डाल दी, फिर एक और को मोड़ दिया, तीसरी डाल दी, फिर एक और को मोड़ दिया। तो इस तरीके से जो आपकी सपोर्ट पे जो आपको सरिया मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, ये और ये। अब ये कितनी हुई, अगर आपने 2 मोड़ दी थी, 3 मोड़ दी थी, तो आपको ये 3 क्या मिल गई है, 3 सरिया सपोर्ट पर। तो हम जो AST निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, पूरी 6 के लिए नहीं निकालेंगे, हम इन 3 के लिए AST को ज्ञात करेंगे। बाकी की जो 3 सरियां जो किनारे तक पूरा पूरा जा रही है उनके लिए। इसलिए इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील एट सपोर्ट। अगर हमारी कोई भी छड़ जो ऊपर बेंड हुई है तो उसको माइनस करके जितनी सरिया सीधी जा रही है उनको हम परसेंट में ले लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अपना टाउ सी की वैल्यू। अब हम अपनी तीसरी क्या ज्ञात करते हैं, टाउ सी मैक्स की वैल्यू। स्टेप 3 करेंगे हम अपना, स्टेप 3 टाउ सी मैक्स की वैल्यू। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये किस पर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। इसका मान कहाँ दिया गया है, IS कोड की टेबल 24 में। अगर आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ है M20 से M25 की जो भी कंक्रीट होगी उसके लिए टाउ सी मैक्स का मान दिया गया हो, आप वहां से ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा कंपेयर करने पे क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। टाउ सी मैक्स कहीं कम तो नहीं है, टाउ सी मैक्स से कहीं ये ज्यादा तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने कंक्रीट के ग्रेड को चेंज कर देंगे। हमें पता है अगर ऐसी कंडीशन आती है कि टाउ सी मैक्स से टाउ वी ज्यादा हो तो कंक्रीट के ग्रेड को चेंज कर देंगे या बी इंटू डी को बढ़ा देंगे। ये तो पहली कंडीशन के लिए हो गया। लेकिन अगर हमारा ऐसा नहीं आया तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे क्या, केस 2। केस 2 क्या था हमारा, टाउ वी ज्यादा है, टाउ वी से हाफ टाउ सी ज्यादा है। अब इसमें क्या था, कोई कर्तन प्रबलन देने की आवश्यकता नहीं थी, कोई कर्तन प्रबलन देने की आवश्यकता नहीं थी। पर यहीं अगर ये हाफ टाउ सी से टाउ वी ज्यादा था तो हमारा केस क्या था, न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा, कर्तन प्रबलन देना होगा।
प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम केस 2 को देखते हैं अपने। अगर ये कंडीशन होती है तो कैसे सॉल्व की जाती है। अगर आपकी केस 2 की कंडीशन है टाउ वी हाफ टाउ सी से तो ज्यादा है पर टाउ सी से कम है, डिजाइन जो टोटल है उससे तो कम है लेकिन उसके आधे से ज्यादा है, तब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। इसमें क्या किया जाता है, इस डिजाइन में दो, इस कंडीशन में दो स्पेसिंग निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, इस कंडीशन में दो स्पेसिंग ज्ञात की जाती है। पहली ज्ञात करते हैं हम मिनिमम स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। दूसरा हम ज्ञात करते हैं मैक्सिमम, इस कंडीशन में अगर इस तरीके की कंडीशन है तो सिर्फ हम दो स्पेसिंग निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, जो मिनिमम स्पेसिंग होती है इसका फॉर्मूला आपका होता है हम इस फॉर्मूले से अपनी मिनिमम स्पेसिंग निकाल लेते हैं कि दो छल्लों के बीच में न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। अंतराल का मतलब यदि आपके दो छल्ले हैं किसी बीम में, तो इन दोनों के बीच में, इन छल्लों के बीच में जो स्पेसिंग आएगी, इन छल्लों को कितने अंतराल पर, कितनी दूरी पर डाला जा रहा है, इसको एसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसवी। ये छल्ले कितनी दूरी पर डाले जाएंगे, ये एक छल्ला है, ये दूसरा छल्ला है। इस तरीके से आगे भी और छल्ले होते चलते हैं, उनकी स्पेसिंग भी इसी तरीके से ज्ञात करते चलते हैं। तो न्यूनतम अंतराल दो छल्लों के बीच में वो क्या होगा, मिनिमम स्पेसिंग एएसवी अपॉन में बी इंटू में एसवी बराबर 0.4 एफ/। ये छल्ले कैसे, ये आपकी मेन बार है, मेन बारों को आपने देखा होगा पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पतले पतले छल्ले लगा देते हैं। इन मेन बारों को पकड़ने के लिए इनके चारों तरफ छल्ले लपेट देते हैं, वो हमें शियर रेनफोर्समेंट होते हैं, उन्हीं की हमें स्पेसिंग ज्ञात करनी है। तो जहां पे एएसबी क्या है, पहले बी देखते हैं, बी क्या है, धरन की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बीम। एफ वाई क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील, जो भी आपकी स्टील का ग्रेड होगा वो ग्रेड। एस बी क्या है यहाँ पर, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस। मतलब कि छल्लों के बीच में, ऊर्ध्वाधर छल्लों के बीच का अंतराल एसवी। एएसवी क्या है, एएसवी एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, छल्लों का क्षेत्रफल। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, आपके छल्ले इस तरीके के डले होते हैं, ये छल्ले 1 लैग 2 लैग 3 लैग में होते हैं। अगर आप एएसवी ज्ञात कर रहे हैं तो एएसवी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई/4 d²।
यहाँ पर डी क्या होगा, छल्ले का व्यास, चाहे 6 mm का छल्ला है, 8 mm का, उस तरीके से। लेकिन जो नंबर है आपका छल्ला कितने नंबर में है, अगर बात करें आपका 1 लेग स्ट्रिप्स है, 1 लेग स्ट्रिप्स है, एक टांग का छल्ला है, तो वो कैसा होगा, यदि आपका छल्ला कुछ इस शेप का है तो ये होगा 1 लेग स्टिरअप्स। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, π/4 डाया का स्क्वायर। यही अगर आपका छल्ला कुछ इस तरीके से है, ये आपकी बार पड़ी हुई है। अब इसमें आप देखेंगे आपको कितने लेग दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1 लेग था, इसमें कितने लेग है, 2 लेग। तो ये छल्ला हो जाएगा आपका 2 लेग स्टिरअप्स। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आप 2 लेग स्टिरअप्स यूज कर रहे हैं, 3 लेग स्टिरअप्स यूज कर रहे हैं। इसके लिए आपका ASB का फॉर्मूला क्या होगा, 2π/4 डाया का स्क्वायर। इसी तरीके से 3 लेग भी होता है, 4 लेग भी होता है। 3 लेग किस तरीके से होगा, अगर आपका कोई छल्ला इस तरीके से डाला गया है तो ये इसमें कितनी टांगें बनी हुई है आपकी, 3। ये होगा 3 लेग, 1 लेग, 2 लेग एंड 3 लेग। तब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू में π/4 डाया स्क्वायर। तो ASB जो है ये ऊर्ध्वाधर छल्लों का क्षेत्रफल है, जो कि उसके लेग पर डिपेंड करता है कि छल्ला हमारा 1 लेग है, 2 लेग है या 3 लेग है। उसी अकॉर्डिंग हम अगर 1 लेग है तो 1, 2 लेग है तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 लेग है तो 3 का, 4 है तो 4 का, 5 लेग है तो 5 लेग का, 6 लेग का। अपने लेग के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे मल्टीप्लाई करते चलेंगे और हमें ASB यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से इस फॉर्मूले में से हम SB की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये SB कैसा है, न्यूनतम, न्यूनतम अंतराल। ये जो न्यूनतम अंतराल है ये 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। आपके छल्लों का अंतराल हमारे IS कोड ने बोला है कि 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपकी वैल्यू 75 mm या 80 mm कुछ निकल कर आती है तो आप उस वैल्यू को 75 से चेंज करके वहां पर 100 रख देंगे खुद ब खुद। यदि आपकी वैल्यू 100 से कम आती है इस फॉर्मूले से, जो भी आपके अंतराल की न्यूनतम वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसको हमें 100 से कम नहीं रखना है, तो अगर 100 से कम आती है तो आप उसको 100 यहाँ पर मान लेंगे खुद ब खुद। अब जब हमारी मिनिमम स्पेसिंग निकल जाएगी तो हम निकालेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग होती है आपकी 0.75। तो हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है, 0.75D और 300 mm। इन दोनों में जो कम हो, विच इज मिनिमम। जब आप मैक्सिमम स्पेसिंग निकालेंगे तब आप अपनी इफेक्टिव डेप्थ का मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से। जो वैल्यू आएगी वो अगर 300 mm से कम है तो आप उसको लेंगे, अगर ये 300 mm से ज़्यादा आती है तो आप 300 mm का लेंगे। यदि ये मान लीजिए आपकी 280 आती है तब आप 280 इसको ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी ये 320 आती है तब आप क्या लेंगे, अपनी स्पेसिंग 300। मतलब कि हमारी मिनिमम स्पेसिंग 100 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये फिक्स्ड वैल्यू है, 100 से न्यूनतम नहीं जाना है और 300 से अधिक नहीं जाना है। अब इन दोनों में जो वैल्यू निकल कर आएगी, उन दोनों में जो कम होगी, जो मिनिमम और मैक्सिमम की निकल के आई, इन दोनों में जो कम होगी उसको हम अंतराल मानेंगे। वो क्या होगा आपका स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स, SV। मान लीजिए आपकी इसकी 150 आई थी और इसकी 200 आई थी, तो जो कम वाली है जो 150 है उसको आप क्या करेंगे, अपना
स्पेसिंग मान लेंगे, क्योंकि स्पेसिंग तो हमें एक ही देनी है दोनों छल्लों के बीच में, कोई एक ही तो दे सकते हैं। तो इस स्पेसिंग को पहले आप मिनिमम निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे, इन दोनों में जो वैल्यू कम आएगी उसको आप अपनी स्पेसिंग यहाँ दे देंगे, और इस तरीके से ये पहली डिजाइन आपकी हो जाएगी। जब आपका क्या था कंडीशन, ये वाली कंडीशन थी। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है। केस थर्ड क्या है आपका, टाउ वी की वैल्यू से टाउ सी मैक्स की वैल्यू तो ज्यादा है, मतलब कि हमें सेक्शन तो चेंज नहीं करना है, पर टाउ वी की वैल्यू हमारी टाउ सी से ज्यादा है। मतलब जो टाउ वी जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, जो एक्सटर्नल ऊपर से काम कर रहा है, वो हमारे डिजाइन से ज्यादा है, जितना हमने डिजाइन किया है उससे ज्यादा है टाउ वी। तब हम क्या करते हैं, डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, तब हमें डिजाइन करना होता है शियर रेनफोर्समेंट के लिए। अभी तक तो सिर्फ हमने कि ना आए इसलिए हमने वो एक सेफ्टी कर दी थी, आवश्यक नहीं थी पर हमने कर दी थी, पर यहाँ आवश्यक है। डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, जो शियर रेनफोर्समेंट है ये किस किस तरीके से डाला जा सकता है बीम के अंदर। तो जो शियर रेनफोर्समेंट है इसको आप तीन तरीके से डाल सकते हैं। पहला होता है आपका वर्टिकल स्ट्रिप्स, उद्र्ग छल्ले, इनको हिंदी में बोला जाता है उद्र्ग छल्ले, ऊर्ध्वाधर छल्ले। दूसरा आप डाल सकते हैं इनको इंक्लाइंड कर, इंक्लाइंड स्ट्रिप्स। तीसरा आपका होता है बेंट अप बार, मतलब कि शियर कर्तन प्रबलन जो है वो आप तीन तरीके से दे सकते हैं। या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप से दे सकते हैं, इन्हीं छल्लों से, इस तरीके से छल्ले डालकर किनारों पर, या फिर इन छल्लों को आप तिरछा डालकर दे सकते हैं, इस तरीके से। या फिर आप क्या बेंट अप बार्स, मतलब कि छड़ों को नत करके डाल के आप शियर रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। तो ये तीन तरीके हमारे शियर रेनफोर्समेंट देने के। तो हम पहले तरीके से देखते हैं, अपना वर्टिकल स्ट्रिप्स दे रहे हैं तब कैसे करेंगे। पहली की बात करते हैं हम वर्टिकल स्ट्रिप्स की। अगर आपके वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर तीन स्पेसिंग अपने डिजाइन करने के लिए, हमें पहले कितनी स्पेसिंग निकाल रहे थे, दो, अब हमें तीन स्पेसिंग निकालनी होती है। पहली मिनिमम स्पेसिंग, दूसरा आपको निकालनी होती है डिजाइन स्पेसिंग, थर्ड आपको निकालनी होती है मैक्सिमम स्पेसिंग। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले हम जब मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या है हमारा, न्यूनतम अंतराल का, क्या है, ए एस वी अपॉन में बी इंटू एस वी बराबर 0.4.87 एफ वाई। ये फॉर्मूला हमारा वही पुराना वाला रहेगा, इससे हम मिनिमम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये छल्लों का एरिया, धरन की चौड़ाई, ये अंतराल, और ये ग्रेड ऑफ स्टील। इसके बाद डिजाइन स्पेसिंग देखते हैं। बी हम ज्ञात करेंगे डिजाइन स्पेसिंग। इसका फॉर्मूला आपका होता है एस वी इक्वल टू सिग्मा एस वी इंटू में ए एस वी इंटू डी अपॉन में वी एस, जहां पर सिग्मा एस वी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस छल्लों का, मतलब कि स्टील का, ए एस वी छल्लों का क्षेत्रफल, डी क्या है, प्रभावी गहराई। इस वी एस को देखते हैं, ये वी एस क्या है, वी एस क्या है, शियर फोर्स जो कर्तन प्रबलन के द्वारा रेसिस्ट किया जाएगा। वी एस क्या है, शियर फोर्स, शियर फोर्स।
जो कर्तन प्रबलन द्वारा रेसिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन बनी थी, टाउ वी क्या था, टाउ सी से ज्यादा था। इसका मतलब जो एक्सटर्नल था वो ज्यादा था, जो हमने डिजाइन किया है मटेरियल उससे। तो ये जो बचा हुआ मतलब कि जितना ज्यादा था, वी एस जो होता है वो होता है आपका वी माइनस में वी सी। इसका मतलब जो टोटल वी क्या है यहाँ पर, टोटल शियर फोर्स, टोटल शियर फोर्स माइनस में वी सी क्या है, जो कंक्रीट रेसिस्ट कर रही है, कंक्रीट द्वारा रेसिस्ट शियर स्ट्रेस। बाकी ये जो वी एस है ये इनके अंतराल में जो बचा, मतलब कि टाउ वी जितना ज्यादा है इस अंतराल में उसका क्या है, डिफरेंस है ये वी एस। मतलब कि टोटल जो हमारा वी है उसमें से हम कंक्रीट ने जितना प्रतिरोध किया उतना हमने माइनस कर दिया, बाकी के लिए हमें क्या करना है, अपनी डिजाइन करनी है। तो वी एस टोटल शियर फोर्स अपॉन में कंक्रीट द्वारा रेसिस्ट शियर फोर्स। टोटल शियर फोर्स वी की वैल्यू क्या होती थी, आपने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, टाउ वी इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में बी इंटू डी। तो यहां से हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगी, टाउ वी बी डी। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, टोटल शियर फोर्स V इक्वल टू टाउ वी इंटू बी इंटू डी। ये है कंक्रीट द्वारा रेसिस्ट शियर फोर्स, मतलब कि टाउ सी, ये क्या है वी सी। तो वी सी की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, सेम ऐसे ही, टाउ सी इक्वल टू क्या होगा, वी सी अपॉन में बी इंटू डी। मतलब कि वी सी बराबर टाउ सी बी डी। तो यहाँ पर वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ सी बी इंटू डी। हम यहाँ से वी एस की वैल्यू ले सकते हैं, बी इंटू डी को कॉमन ले लीजिए, तो टाउ वी माइनस में टाउ सी इंटू में बी इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ भी डायरेक्ट रख के एस बी इक्वल टू लिख सकते हैं, सिग्मा एस बी ए एस बी इंटू डी अपॉन में टाउ वी माइनस टाउ सी बी इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होगा डिजाइन स्पेसिंग निकालने का। इस तरीके से हम डिजाइन स्पेसिंग निकाल सकते हैं। अब हमने मिनिमम स्पेसिंग निकाल ली, इससे पहली SB1, दूसरी डिजाइन स्पेसिंग निकाल ली, तीसरी मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है आपकी, 0.75D और 300 mm, जो कम हो वो क्या होती है आपकी मिनिमम स्पेसिंग। अब जब आपके पास ये तीन वैल्यू आ जाएंगी तो इन तीनों वैल्यू में जो कम होगी, क्या करेंगे आप, इन तीनों वैल्यू में जो कम होगी तीनों में से उसको क्या रखेंगे आप, अपना छल्लों का अंतराल। छल्लों का अंतराल होगी। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का बता सकते हैं कि आपने इतने लेंथ का स्ट्रिप्स यूज किया और इतने अंतराल पर उसको डाला। अगर आपकी ये कोई बीम बनती है, लास्ट में जब आप अपनी डिजाइन दिखाएंगे उसके बाद अपने फिगर को शो करेंगे, तो आप यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट दिखाएंगे। इसके बाद क्या है, आप अपने छल्ले दिखाएंगे। तो छल्ले आप कहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, किनारों से। जरूरी नहीं है आपके बीच में छल्ले हो, लेकिन किनारों पे होना आवश्यक है। तो ये जो छल्ले आपने डाले हैं, इन छल्लों के बीच का अंतराल शो करेंगे आप, ये अंतराल। मान लीजिए आपके 8 mm डाया के 2 लेग्ड स्ट्रिप्स है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसे, 8 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रिप्स एट द रेट, मतलब कि सेंटर टू सेंटर
जितना भी आपका मान आया 150 आया तो 150 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरीके से आप अपने फिगर को जब शो करेंगे तो लास्ट में आप जितना डाया था आपका छल्ले का जितना डाया है व्यास है वो कितने लैप का स्ट्रिप्स है, कितने लैप का छल्ला है और कितने अंतराल है वो, मतलब कि ये जो अंतराल है ये कितना है आपका, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है मतलब ये 150 है। जो इन तीनों में से वैल्यू कम आई है फॉर एग्जाम्पल है आपको, ताकि आपको पता चले इस तरीके से फिगर बना के हम डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे अपने इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के लिए। बी क्या था हमारा, इंक्लाइंड स्ट्रिप्स। ये किस तरीके के होते हैं, अगर आपकी बीम है ये कुछ इस तरीके से डाले जाते हैं। जिनका एंगल जो होता है ये होता है अल्फा। किस एंगल पर डाले जाते हैं, अल्फा एंगल पर। अगर ये आपका डी डिस्टेंस है क्रिटिकल सेक्शन, तो इसमें जो अल्फा से बढ़ा वो ये बढ़ा, डी कॉड अल्फा। अब इसके लिए क्या है, अल्फा क्या है हमारा इसमें, एंगल ऑफ स्ट्रिप्स। नॉर्मल चीज है, कुछ भी टफ नहीं है। हम स्पेसिंग कितनी निकालते हैं, 3। पहली मिनिमम, सेकंड डिजाइन स्पेसिंग और थर्ड मैक्सिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग हमारी क्या होती है, ASB फर्स्ट वाली अपॉन में B इंटू SB और 0.4 अपॉन में 0.87 FY। यहाँ से हम अपनी मिनिमम निकाल लेंगे, छल्लों का एरिया, धरन की चौड़ाई, अंतराल और ये ग्रेड ऑफ स्ट्रीट। इसके बाद जो हम सेकंड निकालते हैं डिजाइन स्पेसिंग। डिजाइन स्पेसिंग इसको कैसे निकालेंगे, एसबी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एसबी इंटू में ASB इंटू डी अपॉन में VS, ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पर D क्या है, D के साथ ये एंगल और जुड़ा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने पर ये आता है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इसमें ये एंगल और ऐड हो जाता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। VS क्या है यहाँ पर, टाउ V माइनस टाउ C B इंटू डी, ये हमारा VS था। अब हम थर्ड क्या निकालते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग, इसके लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वर्टिकल के लिए क्या थी 0.75 D, इसके लिए जो होती है वो होती है D और 300 mm जो कम हो, विच इज मिनिमम। अब जो हमारी ये तीनों स्पेसिंग आई, इन तीनों स्पेसिंग में जो कम होगी, सबसे ज्यादा कम होगी इन तीनों में, 100 से तो कम नहीं होनी चाहिए, 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन तीनों के बीच में इन तीनों की जो स्पेसिंग आएगी उसमें जो कम होगी उसको हम क्या लिख देंगे, अपनी अंतराल। और इस तरीके से इंक्लाइंड स्ट्रिप्स का डिजाइन हो जाएगा। अब देखते हैं बेंट अप बार का शियर रेनफोर्समेंट। थर्ड क्या है हमारा, बेंट अप बार। जब छड़ों को नत किया जाता है तो शियर रेनफोर्समेंट, जब छड़ों को नत किया जाता है तो ये कैस में यूज होती है, शियर रेनफोर्समेंट में। अगर आपका बीम है इसमें आपने अपनी छड़ों को कुछ इस तरीके से नत कर दिया, तब ये क्या है, बेंट अप बार। जब हमारी टाउ वी की वैल्यू, जो हमारा टाउ वी था उसकी वैल्यू टाउ सी से बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है, तब हम क्या करते हैं, कुछ मेन बार्स को बेंड कर देते हैं, ऊपर की ओर मोड़ देते हैं, जिससे ये क्या है, क्रैक्स को सहन करने लगेगी, इन क्रैक्स को।
तो हम इसलिए इनको नत करते हैं। अब ये जो नत करते हैं, इन नत छड़ों का क्या होता है, इनको कहाँ से मोड़ा जाता है? आपको पता है कि हम छड़ों को L/7 दूरी से मोड़ते हैं, लेकिन L/7 पर बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए मोड़ते हैं। अगर शियर फोर्स को, यहाँ हम किसको रेसिस्ट कर रहे हैं, शियर फोर्स को, अगर शियर फोर्स को रेसिस्ट करते हैं तो हम इसे √2d डिस्टेंस पर शियर फोर्स के लिए रेसिस्ट करने के लिए मोड़ते हैं। इसका मतलब जो इसको बेंड किया है हमने वो √2d डिस्टेंस पे किया है। d क्या है आपकी, ये, तो इसके √2d डिस्टेंस से, सपोर्ट से √2d डिस्टेंस पर हम छड़ों को नट कर देते हैं, मोड़ देते हैं ऊपर की ओर। कहाँ से, सपोर्ट से √2d डिस्टेंस पर, किसके लिए, शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए। और यहीं अगर बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करते हैं तो हम इसे L/7 डिस्टेंस पर मोड़ते हैं। कितने डिस्टेंस पर मोड़ते हैं, इसके L/7 पर। तो हमने शियर फोर्स में भी पढ़ा था, लेकिन हमें शियर फोर्स के लिए करनी है। तो अब इन नट छड़ों का प्रतिबल क्या होगा, कर्तन प्रतिबल, ये VSB इक्वल टू होता है सिग्मा SV ASV d sin अल्फा। ये होता है आपका नट छड़ों का। अब ये कितनी मोड़ी गई है, 1 मोड़ी गई है, 2 मोड़ी गई है, 3 मोड़ी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ, नंबर ऑफ बार्स। ये हमारे नट छड़ों द्वारा वहन किया जाने वाला कर्तन प्रतिबल होता है, जो कि हमारा VSB क्या है, ये जो हमारा VS था, जो टोटल कर्तन प्रतिबल को सहन कर रहा था, उसके आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जिस VS के लिए हम छड़ों को क्या कर रहे हैं, कर्तन प्रबलन डाल रहे हैं, उस VS के सिर्फ आधे के लिए ही हम छड़ों को नत करते हैं। बाकी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ छल्ले डालते हैं, बाकी के लिए छल्ले डालते हैं। जैसे हम इसका स्टेप देखो, स्टेप क्या होंगे, फर्स्ट आप क्या निकालेंगे, मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग आपको पता ही है क्या होती है, ASB B इंटू SB बराबर 0.87 FY। दूसरा हम इसकी क्या निकालते हैं, डिजाइन स्पेसिंग। SB इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा SB ASB इंटू D अपॉन में VS। यहाँ पर जब इस VS की वैल्यू को जो रखा जाएगा वो पूरा नहीं रखा जाएगा। VS क्या था हमारा, V माइनस VC, मतलब कि जो इसके लिए हम कर्तन प्रबलन का अभिकल्पन कर रहे थे, VS की आधा 50% के लिए ही हम क्या करते हैं, छड़ों को बेंड करते हैं। मतलब इस VS की जो वैल्यू आएगी उसका हाफ ही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तभी उसको हम यूज करेंगे। बाकी के हाफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही बाकी के हाफ के लिए हम वर्टिकल उद्र छल्लों को डालेंगे, और 50% के लिए हम छड़ों को नट करेंगे। इस VS की वैल्यू कहाँ से आती है, टाउ V माइनस टाउ C B इंटू D। अब यहाँ पर टाउ V तो आपको क्या है, कहाँ से निकाला था आपने, V अपॉन B इंटू D से स्टार्टिंग में निकाल दिया था। जो टाउ C की वैल्यू निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, टाउ C को देखें तो किससे निकालते थे हम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील एट सपोर्ट। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपने पहले निकाले थे टाउ V और टाउ C की वैल्यू,